नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। वन नेशन वन इलेक्शन की बहस और G20 की भव्य तैयारियों के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का नारा बुलंद करके 2024 की लड़ाई का बिगुल विधिवत रूप से बजा दिया। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है कि तर्ज पर कुछ नीतियां बन गई, कुछ पर आगे काम बढ़ गया। लेकिन एक संदेश साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ाई में सब एकजुट हैं। दूसरी तरफ एनडीए ने भी विपक्षी गठबंधन को जवाब देने की तैयारियां शुरू कर ली हैं, यानी कुर्सी की लड़ाई का काउंटडाउन शुरू है। फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी थे। I believe in tapasya. That is my nature. That is my family's nature has always been. इंडिया को ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं। मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अडानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। इन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। सोचना नहीं, अब रण होगा। संघर्ष महाभीषण होगा। एक एक बात पर, एक एक सवाल पर, एक एक नीति पर, एक एक रणनीति पर खुलकर जंग का ऐलान हो गया। न इनके पास कोई नेता है, न नीति है, न नीयत है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के विरोध के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी, गठबंधन का चेहरा कौन? बारी अब जवाब की है। इस गठबंधन में किसी की हैसियत नहीं है जो अपने को नेता के रूप में घोषित कर दे, इसलिए सिर्फ मिलते जुलते रहने से के अलावा उनके पास कोई स्थिति नहीं। कांग्रेस का ही पीएम कैंडिडेट होना चाहिए और मैं ये भी कहता हूँ कि इसके लिए राहुल गांधी जी मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं तो फिर अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा है। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कैसे चलेंगे साथ? जवाब सुनाई देने लगे। उनका हर पार्टी और हर उनके नेता का एक एजेंडा है कि हम प्रधानमंत्री बने। किसी का दिल मिला हुआ नहीं, कोई एजेंडा नहीं। हमारा देखो, आप अपनी तरफ देखो, हम हमारा काम कर लेंगे। किसको प्रधानमंत्री करना है, किसको नहीं करना है, ये हम देख लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को चुनौती कौन देगा, कैसे देगा? जवाब मिलने लगा। मोदी जी को पता चल गया है कि वो इंडिया से हारने वाले हैं
और इंडिया अलायंस ही इंडिया देश को बचा के, इस देश को, संविधान को बचा के, इस देश को आगे लेके जाना। ये जो दोहरापन है, ये दोगलापन है, ये जो मौका परस्ती की बू आती है इस गठबंधन से, उससे देश का मतदाता है तो मैं कहूँगा कि प्रॉफिट शेयरिंग का सपना सपना रह जाएगा और तब तक माननीय प्रधानमंत्री देश के तीसरे प्रधानमंत्री की शपथ लेकर दोबारा से इस देश की सेवा में जुट जाएंगे। मुद्दे क्या होंगे, मुद्दे कैसे होंगे, किन मुद्दों पर कैसे युद्ध का अभियान चलेगा, जवाबों की सूरत झांकने लगी है। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं, नरेंद्र मोदी जी देश को जिता रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं। ये देश उसके साथ खड़ा है जो आम भारतीय को जिताना चाहता है, गरीबों को जिताना। गठबंधन की मीटिंग खत्म होने के कुछ घंटों के बाद ही अलायंस इंडिया के साथी स्टालिन के बेटे ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिसने चुनावों की ओर बढ़ रहे देश का पारा हाई कर दिया। அமைச்சர் அண்ணன் திரு சேகர்பாபு அவர்களே, கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் சிற்றரசு அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே, மூத்த தலைவர் அண்ணன் திரு எஸ்.ஏ. பெருமாள் அவர்களே, திரு சிகரம் செந்தில்நாதன் அவர்களே, மாநில பொருளாளர் சைதை திரு ஜே அவர்களே, उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। ये है परिवारवादी घमंडिया गठबंधन का घमंड और वो इस तरीके की बेतुकी बातें कहने में कोई गुरेज नहीं करते, कोई गुरेज नहीं करते। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सनातन न मिटा है, सनातन न मिटेगा। तमिलनाडु में कांग्रेस उदयनिधि की पार्टी डीएमके की साथी है। अब बीजेपी गठबंधन के इस रूप को लेकर आक्रामक है। सनातन धर्म की गहराइयां, वेद पुराणों की परंपरा और उसका ज्ञान ये अद्वितीय है और दुनिया में मैं मानता हूं कि वेद के सार, ज्ञान के सार से बड़ा ज्ञान का स्रोत दूसरा नहीं। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? एनडीए और इंडिया की लड़ाई का आगाज जब इतना आक्रामक है, तब अंजाम तक आते आते क्या रंग देखने को मिलेगा, ये अभी सोचा नहीं जा सकता। लड़ाई विरासतों को चुनौतियां देने तक आ चुकी है। तो समझ में नहीं आता है कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है। ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते। समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लगते आ रहा हूं, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से आपके और आपके गुरु, कौन अध्यक्ष है वो,
नहीं, उनके पार्टी के अध्यक्ष जी अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई। अरे अभी जो है अमित शाह, बताओ ही कहा कि शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हुआ भाई। उनके अलायंस में न नीति है, न नीयत है, न कार्यक्रम है, न भारत के विकल्प और भविष्य की रूपरेखा। इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया, सबको लाभ और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। राज्य राज्य लड़ेंगे, सीट सीट लड़ेंगे, वोट वोट लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ऐसे कि चुनावी इतिहास बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। दांव पर दांव चले जा रहे हैं, चुनावी बिसात पर चालें भी चली जा रही हैं, लेकिन अभी कितने दांव बाकी हैं, कितनी चालें बाकी हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। मुंबई की मीटिंग से पहले 2 दिन पहले आप गैस सिलेंडर के दाम घटाए लोगों को बहकाने के लिए। अब जो है स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुला लिया, उसमें क्या करने वाले क्या नहीं उसका कोई घोषणा नहीं। तो अब ये सब संकेत है कि घबराए हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। संविधान में फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है, असेंबली इसको पास नहीं करेंगे और कोई भी अपोजिशन रूल सेट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जन सरोकार से जुड़े हुए जो बिल हैं वो अगर सदन में लाए जा रहे हैं तो इन्हें कठिनाई हो रही है। आपको अगर कुछ विरोध में अपनी बातें कहनी है तो आप सदन में कहेंगे, लेकिन सरकार का अधिकार है वो सदन का सत्र बुलाए। सियासत आखिरी पल तक पाला बदलती है। कब कौन सा मुद्दा निष्ठाएं बदल दे कहा नहीं जा सकता। खेल अभी शुरू हुआ है, मौका दोनों तरफ बराबर है। चुनावी युद्ध का मैदान अब पूरी तरह सज चुका है। सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से तैयारियां अंतिम चरण में है। लेकिन जिस तरह अचानक चुनावी रणनीतियों के मंथन के ठीक बीच में संसद के विशेष सत्र का आह्वान हुआ, उसने सबको चौंका दिया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है, ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। विशेष सत्र की घोषणा राजनीति में एक भूकंप जैसा ले आई है। 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई से पहले एक लड़ाई छिड़ गई है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। त्योहार के समय वो नवरात्रि हो या गणपति हो, पार्लियामेंट का सेशन कभी हुआ नहीं। अब ये लोगों ने पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया है, क्या जरूरत है? मुझे लगता है सेशन में भी आप ऐसा कुछ देखोगे जो भविष्य के भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। हंगामा मचा है तो ये बेवजह नहीं है। आजादी के बाद से लेकर अब तक सिर्फ 3 बार ही विशेष सत्र बुलवाया गया। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सबसे पहली बार। देश के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने 1997 में देश की 50वीं वर्षगांठ पर चर्चा के लिए बुलवाया था। तीसरा नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही 2017 में जीएसटी को लेकर लाया गया था। इंडिया गठबंधन नहीं है। चुनावी महाभारत के बीच इस बार विशेष सत्र की घोषणा अचानक हुई है तो कयासों के बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल ला सकती है, यूसीसी पर बिल ला सकती है, महिला आरक्षण पर भी ला सकती है। ज्यादातर सदस्यों ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है। थोड़ी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सीपीआई सीपीएम के रही है यह कैसे होगा इसके, लेकिन इसका उन्होंने विरोध नहीं किया कि वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इसका सीधा अपोज नहीं किया। लेकिन उन्होंने इसके संबंध में आशंका व्यक्त की, इसे आप कैसे लागू करेंगे? प्रधानमंत्री जी देश के लिए सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ पार्टियां हैं
वो अभी भी सियासत कर रही है। विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होना है। इसके ठीक एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। ये महज एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से चौंकाने वाले निर्णय अकस्मात लेती है, उसके चलते कुछ कहा भी नहीं जा सकता। फिलहाल राजनीति हो सकती है तो वो हो रही है। देश के अंदर पूरे साल भर चुनाव चलते रहते हैं, उससे अलग अलग सरकारें अपना काम करना बंद कर देती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर बार अलग अलग इलेक्टोरल लिस्ट बनती है, तो ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। अभी तो कमेटी बनी है, 10 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट भी दे देगी, ऐसा कहीं हमने सुना है, कभी देखा है? और वो भी इतने बड़े मामले के अंदर। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हार से बचने के लिए इलेक्शन को प्रीपोन कराना चाहती है। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है, और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के कारण 5 साल की खुली स्लेट रहेगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी। विशेष सत्र के आह्वान की घोषणा महाराष्ट्र में गठबंधन की मीटिंग से ठीक पहले हुई, लिहाजा टाइमिंग को लेकर आरोप है। तो पहले ही से मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और 3 राज्यों का चुनाव है, वो तीनों राज्यों के चुनाव बुरी तरीके से बीजेपी हारने जा रही है, जिसके कारण ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने शुरू की है, चलाई जा रही है ये बात। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी भी बना दी है। इससे ये चर्चा ही सबसे तेज है कि एक देश एक चुनाव पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा, और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेताओं का रुख काफी पहले सकारात्मक रहा है, लेकिन अब बदले दौर की राजनीति है तो बदल भी सकता है। लेकिन चुनावी रेस में ये मुद्दा तेजी से आगे दौड़ेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं। जैसे जैसे गठबंधन इंडिया का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे गठबंधन के अंदर पीएम पद के उम्मीदवार भी बढ़ते जा रहे हैं। ये चेहरे का ही सवाल है जिसे लेकर बीजेपी विपक्षी गठबंधन को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर रही। लेकिन अब तीसरी मीटिंग के बाद गठबंधन ने बीजेपी को जवाब के साथ अपना रुख भी स्पष्ट करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले घमंडिया गठबंधन में नेता कौन है? क्या वो नेता तय कर पाए? इस गठबंधन में किसी की हैसियत नहीं है जो अपने को नेता के रूप में घोषित कर दे। झंडा तैयार हो चुका है परंतु एजेंडा तय नहीं है, और जो बाकी बचा था वो केवल लड़ाई और झगड़ा है कि चेहरा कौन है। गठबंधन के सामने चेहरे का सवाल बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी बैठक के खत्म होते होते गठबंधन भी इस सवाल की अहमियत अच्छी तरह समझ चुका है। काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल हों। काट पर काट चल रही है। एनडीए के आरोपों के तीरों का रुख
गठबंधन वापस मोड़ने की कोशिशों में जुटा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठाती है। अब गठबंधन की बैठक में ये गूंजने लगा है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक। माननीय प्रधानमंत्री जी के बीजेपी वंशवाद और परिवारवाद को लेकर घेरती आई है। गठबंधन इस मुद्दे को लपेटते हुए राजनीति में नई नई परिभाषाएं गढ़ने में जुट गया है कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं, तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया, सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपनी जीत को जनता का आशीर्वाद और जनता की जीत बताते हैं। गठबंधन अपनी एकजुटता को देश की आवाज का दर्जा दे रहा है। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। तुम डाल डाल हम पात पात का खेल शुरू हो गया है। ये ठीक है कि अलायंस की महाराष्ट्र मीटिंग से पहले पीएम पद के दावेदारों की फहरिस्त में अचानक से केजरीवाल, अखिलेश और उद्धव ठाकरे का नाम जोर शोर से आया था। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहेगा कि उनका नेता एक पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, और किसी न किसी दिन पहुंचेंगे भी, उनमें ये काबिलियत है। अलायंस की एकता पर सवाल उठने लगे तो सफाइयों का क्रम भी शुरू हो गया। जो प्रक्रिया है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। गठबंधन में सबसे बड़े दल की हैसियत से कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस की भी मांग रही है कि अगर पीएम कोई बने तो वो राहुल गांधी बने।
26 दल के लोग क्या तय करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता जी। लेकिन एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस का ही पीएम कैंडिडेट होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि इसके लिए राहुल गांधी जी मैं समझता हूँ को सबसे योग्य व्यक्ति है। अब जबकि महाराष्ट्र में तीसरी मीटिंग गठबंधन की हो चुकी है तो एकजुटता की तस्वीर ही सामने आती है, एक दूसरे को संभालते हुए, एक दूसरे को ताकत देते हुए। पवार साहब के लिए भी हम लोगों की शुभकामना है। आप पुराने नेता हैं, डटे रहिएगा, अपना पार्टी को मजबूत रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। एक दूसरे को ये भरोसा देते हुए कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। गठबंधन की महाराष्ट्र मीटिंग के बाद नीति और रणनीतियों पर काम तो आगे बढ़ा ही, लेकिन ये संदेश सभी दलों ने एक सुर में दिया कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बीजेपी आरोप लगाती है कि गठबंधन में वैचारिक अनेकता है, लेकिन तमाम मुद्दों पर सहमति के साथ आगे बढ़ते हुए गठबंधन ने यह संदेश दिया है कि अनेकता में ही अब असली एकता होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में क्या चल रहा है? 5 कमेटियां बन गई, क्या चलेगी? जो कभी सोचता भी नहीं था बैठेंगे वो साथ बैठ करके 3-3 मीटिंग करके कमेटी बना रहे हैं, तो अब क्या दिक्कत है? देखिए अब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब मिल करके एकजुट होकर के सब करेंगे और अभी 5 तरह का काम करने के लिए कमेटी बन गई है। गठबंधन का सबसे अधिक जोर इसी बात पर है कि एकता का संदेश दूर तक जाए। हालांकि अभी विपक्षी एकता का लोगो जारी नहीं हो पाया है। अच्छा, लोगों में डिजाइन और रंग के ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से पूरा फेल्ड है। मुझे लगता है एकनाथ राव शिंदे जी ने ठीक कहा, ये इंडी अलायंस है, ये अंडा अलायंस बन जाएगा। एकता की असल परीक्षा वैसे तो सीट शेयरिंग का सर्वमान्य फॉर्मूला बनने के बाद ही हो सकेगी, क्योंकि पीएम पद की कुर्सी की लड़ाई से कहीं अधिक जटिल राज्यों पर वर्चस्व की लड़ाई है। दिल्ली पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी खुलकर आमने सामने है। मध्य प्रदेश राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार का दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट आपस में मोर्चा खोले बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का रिश्ता खट्टा मीठा है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच लड़ाई है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह समझना मुश्किल नहीं कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अधिकतर राज्यों में साथी दलों के साथ लड़ाई के केंद्र में है। यही कारण है कि सर्वसहमति से सीट बंटवारा गठबंधन इंडिया के लिए सबसे कठिन काम है। हो जाएगा सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए ना, आपस में बातचीत हो चुकी है और इंटरनली बहुत जल्दी सब काम शुरू हो जाएगा, वो सब की चिंता मत करिए। मैं इनका गठबंधन तब मानूंगा जिस दिन अरविंद केजरीवाल बघेल को गाली निकालना बंद करेंगे। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ जाते हैं और कहते हैं बघेल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है। एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहता है, तो क्या कि ये खिचड़ी है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी, जिसके अंदर अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, वो इन बाकी गठबंधनों के साथ सीट शेयरिंग कैसे करेगी? आज महाराष्ट्र में गाना चल रहा था केजरीवाल के साथ हम साथ साथ हैं, और पंजाब में कांग्रेस का जो यूनिट है वो कह रहा है हम आपके हैं कौन। पंजाब के नेता बाहें उठा के केजरीवाल का मुकाबला कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी बाहें फैला के केजरीवाल जी का स्वागत कर रहे हैं। वैसे सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सभी सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, और ये बयान महाराष्ट्र मीटिंग के बाद आया है। ऐसे में यूपी में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी कैसे सीटों का बंटवारा करेगी, ये भी गठबंधन की एकता के लिए बड़ा इम्तिहान होगा। अभी नहीं हुआ, जल्दी हो जाएगा। सीट शेयरिंग मांग की जल्द हो, सब जल्दी हो जाएगा।
अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीति और परिस्थिति है, जहां गठबंधन की मजबूती परखी जाएगी। जैसे झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और गठबंधन की तरफ से 7 उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, जेडीयू, भाकपा माले, भाकपा और माकपा, इन सभी की सक्रिय राजनीति झारखंड में है। 14 सीटें इन 7 पार्टियों के बीच बंटनी है, यानी सीट शेयरिंग के दौरान गठबंधन की एकता के लिए 7 से अधिक त्याग की जरूरत पड़ेगी। आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा, सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। एक झलक महाराष्ट्र की गठबंधन बैठक के तुरंत बाद ये भी देखने को मिली, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच का मनमुटाव सतह पर आ गया। ऐसी खबरें आई कि ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज होकर चली गई। कहा जा रहा है कि जिस तरह राहुल ने मीटिंग में अडानी को लेकर बयान दिया, उससे दीदी गुस्सा हो गई। दीदी का आरोप है कि जो कहा गया वो मीटिंग के एजेंडे में नहीं था। हालांकि पटना के बाद बेंगलुरु और बेंगलुरु के बाद महाराष्ट्र तक की यात्रा के दौरान गठबंधन और परिपक्व होता दिखा। कई दलों ने जल्दी सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने की सलाह भी दी है, यानी विपक्षी दलों की अगली मीटिंग तक कुछ और सहमतियां बन जाएं तो गठबंधन की गांठें और कस सकती हैं। अट्ठाईस पार्टियों के 63 नेता और 6 मुख्यमंत्रियों ने गठबंधन इंडिया के तौर पर मजबूत विपक्ष की तस्वीर पेश की। लेकिन विपक्ष के खेमे में ही अभी कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो न एनडीए में हैं और न ही गठबंधन के साथ हैं, लेकिन आने वाले वक्त में गठबंधन इंडिया की मुश्किलें शायद बढ़ा सकती हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि विपक्ष के अंदर एक और विपक्ष है जिसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी ऑफिस में बैठा हूं, तो हमें तो कोई यहाँ न्योता किसी का आया नहीं। किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया, 13.5% वोट हमारा जो में खड़ा है पूरे देश में है, वो वोट अपने आप सब उनको दिखा रहा है और इसीलिए सब बुला रहे हैं। और ये लोग एक दुकान चला रहे हैं, ये दुकानदार है कि इनके पास जो आएगा दुकानदार उनको बोलेगा अच्छा है, जो उनसे दूर रहेगा वो कम्युनल है। श्रोमणी अकाली दल बोले बहुत ऑप्शंस है अगले पार्लियामेंट इलेक्शन वास्ते। एनडीए में 38 दल शामिल हैं, गठबंधन इंडिया में 28, लेकिन 10 पार्टियां ऐसी भी हैं जो किसी के साथ नहीं हैं। 2019 के आम चुनावों में इन दलों ने 63 लोकसभा सीटें जीती थी। इनमें से 3 दल एनडीए में शामिल थे और 2 तत्कालीन यूपीए के पार्टनर थे। तटस्थ पार्टियों में 3 बड़े दल हैं और इनकी शक्ति को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर ये काफी ताकतवर हैं। पहली जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति। इनके शासन वाले तीनों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में 63 लोकसभा सीटें आती हैं। रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑन द मोशन दैट द बिल बी। संसद के मानसून सत्र में दिल्ली सेवा बिल पर जब बहस हुई तो बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने मोदी सरकार का साथ दिया और विपक्षी एकता को वहां करारी हार देखने को मिली थी। नोट 102। इसी तरह अगर देखा जाए तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, एचडी देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अभी तक किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अकाली दल को गठबंधन इंडिया ने महाराष्ट्र मीटिंग में शामिल होने का ऑफर भी दिया था, लेकिन बात बनी नहीं। मैं तो पार्टी ऑफिस में बैठा हूँ, तो हमें तो कोई यहाँ न्योता किसी का आया नहीं, ठीक है। इसलिए अननेसेसरी जो है ये आजकल एक ट्रेंड बन गया कि चला दो बात को, फिर चलती जाए, सारा दिन जवाब देते रहो। किसी भी तरह की कोई आधिकारिक तौर के ऊपर कोई बातचीत नहीं।
तटस्थ पार्टी के तौर पर दो बड़ी मुस्लिम पार्टियां भी हैं। पहली ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM और बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF। ऐसा माना जा रहा है कि AIMIM और AIUDF जैसी मुस्लिम राजनीति केंद्रित पार्टियों को विपक्षी गठबंधन से इसलिए दूर रखा जा रहा है ताकि बीजेपी इसे सांप्रदायिक रंग न दे सके। BJD, BSP, YSR कांग्रेस, अकाली दल, जनता दल S, TDP जैसी पार्टियां संसद भवन के उद्घाटन पर बीजेपी को समर्थन दे चुकी हैं। TDP तो 2018 तक और अकाली दल 2019 तक एनडीए का हिस्सा भी रह चुकी हैं। बीजेपी चाहती है कि पुराने साथियों को फिर से अपने साथ लाया जाए। TDP से तो बातचीत भी चल रही है। हालांकि मायावती साफ कर चुकी हैं कि BSP ना तो एनडीए के साथ जाएगी और ना ही विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेगी। इन पार्टियों की वजह से कई राज्यों में इंडिया गठबंधन की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये भी हो सकता है कि ये पार्टियां चुनाव के बाद अपने पत्ते खोलें। ऐसे में 2024 के खेल का रुख किसी भी तरफ हो सकता है। महाराष्ट्र में गठबंधन इंडिया की तीसरी मीटिंग हुई। ये शरद पवार का होम ग्राउंड है। शरद पवार ने मीटिंग में कहा भी कि वो गठबंधन की एकता के लिए काम करेंगे, अलायंस की सरकार बनवाएंगे। लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों में उनके बयान और मुलाकातें हुई हैं, उनसे कुछ पार्टियों में थोड़ा असमंजस भी रहा। इन लोगों के बारे में घमंड ऐसा उनका उल्लेख करते हैं कि घमंडिया कौन है। उन्हें घमंडिया कहने की आवश्यकता है। गठबंधन इंडिया के लिए शरद पवार बेहद जरूरी है। कहा जा सकता है कि गठबंधन को एक डोर में बांधे रखने का खास हुनर भी उन्हीं के पास है। महाराष्ट्र में हुई बैठक में वो स्पष्ट रूप से गठबंधन की मूल भावना के साथ दिखे भी। अलग अलग पार्टी है, ये बात सच है, मगर बैठकर डिस्कस करके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम तैयार कर सकते हैं। हम मिनिमम एग्रीड प्रोग्राम इसके आधारित हम आगे जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल अभी ऐसा है जिसका जवाब अभी न शरद पवार के पास है, ना ही गठबंधन में किसी के पास। शरद पवार अगर गठबंधन में हैं, तो वो किस पार्टी के नेता के तौर पर हैं और उनके पास कितने सांसद या विधायक हैं। दरअसल प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो शरद पवार जिस एनसीपी का दावा करते हैं, वो पहले ही उनके भतीजे तोड़कर बीजेपी से मिल चुके हैं। लेकिन शरद पवार कहते हैं कि कोई टूट हुई ही नहीं। मध्ये फूट वगैरे काही नाही, दादा आमचेच नेते आहेत। फूट म्हणजे याचा अर्थ काय, पक्षात फूट कधी येते जर पक्षातच एक मोठा वर्ग वेगळा झाला, देश वाचला। दादा संघर्ष करो, अजित दादा संघर्ष करो। तो क्या माना जाए कि एक ही है एनसीपी जिसमें दो नेता हैं और दो विचारधाराएं? क्या शरद पवार जिस एनसीपी का नेतृत्व कर रहे हैं, उसी के नेता एनडीए में शामिल अजित पवार भी हैं? क्या एक ही एनसीपी में आधे एनडीए के साथ हैं और बाकी शरद पवार के साथ? शिवसेना तो उद्धव ठाकरे जी के एरोगेंट बिहेवियर के कारण ही वो लोग अलग हुए। आज मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये शरद पवार साहब, उनके परिवार में ही एक दूसरे का ईगो सेटलमेंट नहीं हो पाया। शरद पवार साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने कांग्रेस कैसे छोड़ी थी। सोनिया गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया था ना कि उनकी बात नहीं सुन रही है, तभी तो एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी थी कि नहीं। ये तृणमूल कांग्रेस कब बनी थी? कांग्रेस के ऊपर तानाशाही का आरोप लगा के। ये वाईएसआर कांग्रेस कब बनी थी? तो मुझे लगता है शरद पवार साहब को शायद अपना याद कर लेना चाहिए कि वो एनसीपी बनाए क्यों थे। आज इथे जमलेलो आहोत। महाराष्ट्र राजनीति में ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि शरद पवार का रुख स्पष्ट नहीं है। उनके भतीजे अजित पवार पार्टी तोड़कर अब बीजेपी के साथ हैं। वो लगातार शरद पवार से मिल रहे हैं। शरद पवार भी कह चुके हैं कि अजित पवार एनसीपी के नेता बने रहेंगे। इससे पार्टी कार्यकर्ता तो कंफ्यूज्ड हैं ही, गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियां भी कंफ्यूज्ड हैं। कांग्रेस और शिवसेना भी ये बात कई बार कह चुकी है कि शरद पवार की भूमिका साफ नहीं है। तरह से पुणे में एक उद्योगपति के घर में जो मीटिंग हुई, जिस तरह से अजित पवार
पूरे उसका जो प्रोटेक्शन है वो छोड़कर उद्योगपति के घर में पहुंचे, गाड़ी को उनके गेट पे ठोकर लगाई, वो खुद छुप गए। तो इससे जनता में एक संभ्रम हुआ। ये जो संभ्रम का जो माहौल बन गया है वो जल्द से जल्द दूर करना जरूरी है। अजीत पवार साहब ने जो आज डिप्टी सीएम है, एनसीपी तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है और 2 लोग शरद पवार साहब के साथ है, कार्यकर्ता है, वो उनसे सड़क पर लड़ रहे हैं। आप उनको क्या संदेश दे रहे हो? जब से अजित पवार एनसीपी से अलग होकर एनडीए का हिस्सा बने हैं, तब से लेकर अब तक वो 4 बार चाचा पवार से मिल चुके हैं। पहली बार वो शपथ लेने के तुरंत बाद शरद पवार से मिलने उनके घर गए। दूसरी बार डिप्टी सीएम बनने के 2 दिन बाद ही फिर चाचा पवार का आशीर्वाद लेने चले गए। डिप्टी सीएम बनने के 3 दिन बाद अजित पवार अपने विधायकों के साथ फिर शरद पवार से मिले और चौथी बार 12 अगस्त को शरद पवार और अजित पवार 4 घंटों तक साथ रहे। गठबंधन के साथी लगातार पूछते रहे कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। शरद पवार खामोश रहे। इसी बीच वो प्रधानमंत्री मोदी से जिस आत्मीयता से मिले, वो गठबंधन में उनके प्रति और अविश्वास बढ़ाता चला गया। दरअसल विपक्षी एकता का फॉर्मूला करीब 1.5 साल पहले शरद पवार ने ही दिया था, लेकिन बात इससे आगे बढ़ नहीं पाई। अजित पवार से मुलाकातों पर शरद पवार कह चुके हैं कि जो उनका साथ छोड़कर भतीजे के साथ जाना चाहे तो जा सकता है। इसके 2 ही अर्थ निकलते हैं, या तो वो पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भतीजे के लिए छोड़कर नई ताकत से अपना नया संगठन खड़ा करेंगे, या 2024 के चुनावों के बाद वो कोई बड़ा निर्णय लेंगे। फिलहाल शरद पवार बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा। रोज तस्वीर बदलेगी, रोज चौंकाने वाले फैसले भी सामने आ सकते हैं। 2024 का महारण है, आसान तो नहीं होगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज तक।